अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शोर का इशू होगा तो काइंडली आप लोगों ने एडजस्ट करना है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं तो उसकी आवाज़ है, ज़ाहिर बात है कमर्शियल एरिया है। तो हम लोग इंटरनेशनल लॉ का सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को आज हमने डिस्कस करना है। और ठीक है, मैंने साथ में आपको नोट्स भी देती हूँ तो आपके लिए ईजी होगा पेपर्स को प्रिपेयर करना भी और वैसे भी। अब इंटरनेशनल लॉज कौन से होते हैं? इंटरनेशनल होते हैं लॉज होते हैं, आपको लॉ पता है लॉ के होते हैं रूल्स होते हैं बेसिकली ना, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में आते हैं जो गवर्न करते हैं रिलेशन बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। अब सॉवरेन स्टेट्स कौन सी होती हैं? स्टेट की होती है जो आज़ाद हो, ओके। तो उनके दरमियान रिलेशनशिप वगैरह को कि किस तरह से उनका रिलेशनशिप होगा, ट्रेड किस तरह से होगी, उनके दरमियान कोई मुआहदा है वो किस तरह से होगा, ट्रीटीज वगैरह किस तरह से होगी, वो ये सब कुछ हमें इंटरनेशनल लॉज बताते हैं। अब इसका जो मेन सोर्स है रूल्स का वो हमारे पास है ICJ में डिस्कस किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 30H1 में। यहाँ पे कुछ लिस्ट बता दी है उसने ICJ ने कि कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो पहले हमारे पास सबसे प्राइमरी सोर्स जो आता है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस ट्रीटीज़ हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम्स है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस है, फिर जुडिशियल डिसीजंस और टीचिंग ऑफ पब्लिश्ड है, ओके। अब ये जो जुडिशियल डिसीजन है और जो टीचिंग ऑफ स्कॉलर्स है तो वो हमारे पास एक एज इट इज़ तो एक सोर्स नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल हमारे पास रूल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए, उनकी इंटरप्रेट करने के लिए उनको यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी सोर्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशन है, जिसमें ट्रीटीज़ आपको पता है क्या होती हैं। ट्रीटीज़ एक रिटन एग्रीमेंट, ट्रीटीज़ के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर बना हुआ है, फुली एक्सप्लेन्ड विद नोट्स, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। मैं जो लेक्चर पढ़ाती हूँ उसके नोट्स देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और PDF बना लें, क्योंकि मैं आपको PDF में दे नहीं सकती वैसे। हाँ, अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर से 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, तो फिर मैं ये नोट्स देना शुरू कर दूँगी, ओके। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ऑफ कन्वेंशन है हमारे पास। ट्रीटी जो होती है वो रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर स्टेट दैट क्रिएट लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये दो या फिर ज़ाहिर बात है एक स्टेट खुद से तो ट्रीटी नहीं ना करेगी, दो स्टेट या फिर दो से ज़्यादा। अब जो दो स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान जो ट्रीटी होती है वो बायलैटरल ट्रीटी होती है। ये हमारे पास आगे टाइप्स ही अभी आगे ना। बायलैटरल ट्रीटी होती है जैसे ट्रीटी ऑफ, आपको समझा देते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की वो है। और मल्टी लेटरल ट्रीटी हमारे पास कौन सी होती है? जो मैनी कंट्रीज़ के दरमियान हो, यानी दो से ज़ायद कंट्रीज़ के दरमियान जो होगी, जैसे UN चार्टर है 1945, पेरिस क्लाइमेट है एग्रीमेंट है 215, ओके। ये सारी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी होती, केस लॉज भी मैंने रेफ़र किए होते हैं, वो आप केस लॉज निकाल के पढ़ा ज़रूर करें जी। यूनाइटेड नेशन चार्टर है हमारे पास, जिनेवा कन्वेंशन है, ये सारी ट्रीटीज़ की एग्जांपल है। वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन है, पेरिस एग्रीमेंट है, ओके। आगे हमारे पास मैंने केस लगा दिया। अच्छा, आगे है कस्टम्स आते हैं हमारे पास सेकंड सोर्स। कस्टम अब कौन से होते हैं? जो हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रही होती है कोई भी स्टेट, जैसे कि अगर कोई भी स्टेट ह्यूमन राइट में कोई भी एक राइट ले लें आप, जैसे कि ये कह रही है कि किसी भी इंसान को इसी तरह मतलब गुलाम बनाना जायज़ नहीं ना, इसको बुरा समझा जाता है, प्रैक्टिस करते हैं या और लीगली बाउंड समझते हैं कि किसी भी इंसान को इस तरह से कैद नहीं करना बगैर किसी वजह के, तो वो एक हमारे पास जो होते हैं वो कस्टम बन जाता है। तो वो एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स होता है। जैसे कस्टमरी लॉ डेवलप फ्रॉम द कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ स्टेट दैट दे फॉलो बिकॉज दे बिलीव इट, वो बिलीव करते हैं कि लीगली रिक्वायर्ड है, यानी किसी को भी ऐसे बिला वजह मारपीट करना या फिर गुलाम बना लेना, वो लीगली बाउंड है हम उसमें उस चीज़ में, तो वो होता है। ये अनरिटन लॉ होता है, जबकि ट्रीटी जो है वो रिटन लॉ होता है, फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड बिलीफ ऑफ इट ऑल। अब एक्सप्लेनेशन हमारे पास, व्हेन मोस्ट स्टेट्स रिपीटेडली बिहेव इन पार्टिकुलर वेज, तो वो स्टेट, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक स्टेट प्रैक्टिस है हमारे पास और एक ओपिनियो ज्यूरिस है। एक ही डेफिनेशन इसकी, लेकिन इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स हैं, डेफिनेशन के दो मेन एलिमेंट्स हैं।
अब स्टेट प्रैक्टिस क्या होती है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना, एक्चुअल एक्शंस एंड बिहेवियर जो स्टेट्स के होते हैं, जैसे कि नॉट अटैकिंग डिप्लोमेट्स, फिर फ्लाइंग नेशनल फ्लैग्स ऑन शिप्स, ओके। और फिर ओपिनियो ज्यूरिस, यानी कि वो ये समझे कि हम इसमें हमारे ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है, हम लीगली बाउंड है। ये 2 एलिमेंट्स हैं, अगर ये पूरे होंगे तो वो कस्टम्स होंगे। अब हमारे पास एग्जांपल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। बिफोर वियना कन्वेंशन की इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम था। और हमारे पास फ्रीडम ऑफ द हाई सीज है, नो कंट्री कैन ओन ओशन, ऑल जो है ना वो कंट्रीज यूज़ कर सकती हैं उसको। फ्रीडम ऑफ नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल है, स्टेट शुड नॉट इंटरवियर एन इंटरनेशनल अफेयर ऑफ द अदर। ये नहीं है कि एक स्टेट है दूसरी स्टेट के। अब इसमें मैंने ये आप लोगों को ना दी हुई है यहाँ पे निकारागुआ और यूएसए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो, ये करना है आप लोगों ने। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ के अप्लाइज इवन विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि ये कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बाइंड करता है स्टेट्स को। एक लॉ है फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव, जो स्टेट्स खुद अडॉप्ट करती हैं। तो ये हमारे पास बुनियादी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। आगे हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। अब इसमें क्या होते हैं, बेसिक लीगल आइडियाज़ होते हैं, मॉरल रूल्स होते हैं, यानी जो मॉरली हम समझते हैं कि हम उसमें लीगली बाउंड है। वेयर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई भी ट्रीटी और कस्टम जो है वो खामोश है किसी एक टॉपिक पे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास फेयरनेस का है, जो हमारे पास जस्ट का है, जो नेचुरल जस्टिस का है। तो वो अब एग्जांपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स की क्या है कि गुड फेथ के साथ बोनाफाइड हो गया, आपने ना डील करना है। इक्विटी एंड जस्टिस के साथ पैक्टा सेंट सर्वेंडा एक बोली जाती है, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। रेस्ट जूडी काटा जहाँ पे अप्लाई हो, वंस अ केस डिसाइडेड हो गया, ये नहीं ट्राइड हो सकता अगेन। नो क्राइम विदाउट लॉ, पर्सन कैन नॉट बी पनिश अनलेस अ लॉ एग्जिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी, ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो इसलिए इनको भी फॉलो करना पड़ता है, मॉरली भी होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रमोट किया जाए फेयरनेस को, इक्विटी को, इनजस्टिस को, प्रिवेंट किया जाए लीगल गैप्स को व्हेन नो स्पेसिफिक रूल एग्जिस्ट, कि ये ना हो कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रीटी नहीं है, कोई भी कस्टम नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गुड फेथ के साथ, जस्टिस के साथ, ये सारी। आगे हमारे पास सब्सिडियरी सोर्स ऑफ, यानी कि जो सेकेंडरी सोर्स है हमारे पास, ये क्रिएट तो नहीं करते कोई लॉ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में, इंटरप्रिटेशन में एंड अप्लाइंग में करते हैं। जैसे जुडिशियल डिसीजन हो गया, आपको पता है जब भी कोई नए डिसीजन देने होते हैं तो हम पिछले डिसीजन को जो है ना वो देखते हैं कि पिछला डिसीजन इस तरह के रेलिवेंट केस में क्या था। तो यही बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। ये बहुत दफ़ा लॉ स्टूडेंट है तो बहुत दफ़ा आपने डिस्कस किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट है, फिर हमारे पास WTO है। ICJ यूज प्रीवियस जजमेंट एज गाइडेंस, वही बात जो मैंने आपको, नॉट एज बाइंडिंग प्रेसिडेंट। ये नहीं है कि वो बाइंड है कि उसने उसी के मुताबिक देनी है, लेकिन वो गाइडेंस उससे लेती है। जुडिशियल डिसीजन इंटरप्रेट भी हो सकते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं ट्रीटीज और कस्टम्स को। एग्जाम्पल हमारे पास है कर्फ्यू केस लॉ है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ये भी पिछला भी केस लॉ था ये। तो ये चीज़ें और ये सारी जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगर टीचिंग ऑफ दी हाईली क्वालिफाइड जो स्कॉलर्स होते हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी होती हैं, जो दीज आर राइटिंग ऑफ फेमस इंटरनेशनल लॉ स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट डेट कोर्ट यूज एज रेफरेंस। तो कोर्ट्स क्या करती है, वो बुक्स, वो कमर्शियल्स, वो लीगल राइटिंग्स को गाइडेंस के लिए यूज़ करती है, जो स्कॉलर्स के ओपिनियंस होते हैं। ओके तो ये भी इंटरनेशनल सोर्स ऑफ लॉ को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने करनी है और इम्पोर्टेंस वही है। अब मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं लंबी कर सकती, लेकिन मैं आपको इतना कह रही हूँ कि कंसेप्ट आप लोग ले लें, और बाकी नोट्स तो आपके पास बहुत इजी वर्डिंग में। अगर डिसीजन एंड रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें क्या है कि इंक्लूड रेजोल्यूशंस, डिक्लेरेशन होती है और रिकमेंडेशंस होती हैं जो पास की होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन ने कर दी, WHO ने कर दी, उनको भी हम इंटरनेशनल लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सच रेजोल्यूशन में नॉट बी लीगली बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हमने कस्टम और ट्रीटी में पढ़ा था वो लीगली बाइंड होती हैं, बट ये क्या करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं विल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। समटाइम दे डेवलप इनटू कस्टमरी लाइफ, इट स्टेट फॉलो देम एक्सिस्टेंस।
हमारे पास UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास समरी है। ट्रीटीज़ क्या होती हैं, कस्टम्स क्या होते हैं, जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, जुडिशल पब्लिक राइटिंग्स। तो एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन, तो दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन। ट्रीटीज़ कन्वेंशन राइटिंग होती है, बाइंडिंग होती हैं, और ये प्राइमरी सोर्स है। कस्टम अनरिटन होता है, बेस्ड करता है प्रैक्टिसेस पे। फिर हमारे पास जनरल प्रिंसिपल में क्या होता है, कॉमन लीगल आइडियाज़ आ जाते हैं, जो फेयरनेस हो गया, कि पता होता है मॉरली जो आइडियाज़ होते हैं, गुड फेथ के साथ आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो गुड फेथ के साथ लेना है। जो जुडिशियल डिसीजन हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो पुराने केसेस के जो होते हैं डिसीजन होते हैं उनको गाइडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कॉलर्स राइटिंग्स क्या होता है, जो स्कॉलर्स ने बुक्स लिखी होती हैं, जो पब्लिकेशन की होती हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डिसीजंस के लिए, यानी इंटरनेशनल लॉ को रेगुलेट करने के लिए, इंटरनेशनल लॉज को बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन हमारे पास पॉलिटिकल और मॉरल होता है। ये सब कुछ था। थैंक यू वेरी मच।